हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। मैं सरिता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने परिवार दा एग्जाम्स अड्डा पे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। उम्मीद है आप सब अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ आज की शानदार क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी हो जाएगा 21 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। संविधान के अनुच्छेद 84 खा के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए तथा राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम सीमा आयु सीमा होनी चाहिए 25 वर्ष, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। ऑप्शन ए जनसंख्या के आधार पे, ऑप्शन बी गरीबी, ऑप्शन सी क्षेत्रफल, ऑप्शन डी हो जाएगा भाषा। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो हम बात करते हैं लोकसभा के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का वर्णन किया गया है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। तो किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो ये हो जाएंगी जनसंख्या के आधार पे। ऑप्शन ए वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व आंध्र भूमि दिवस 2024 का विषय क्या है। ऑप्शन ए आंध्र भूमि, ऑप्शन ए आंध्र भूमि और जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन बी हो जाएगा आंध्र भूमि और मानव कल्याण, ऑप्शन सी आंध्र भूमि और सतत उपयोग, ऑप्शन डी आंध्र भूमि और आर्थिक विकास। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो हम बात करते हैं विश्व आंध्र भूमि दिवस के बारे में, देखते हैं। तो ये प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये हमारे पर्यावरण में आंध्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो देखते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024 का विषय क्या है। तो ये हो जाएगा आंध्र भूमि और मानव कल्याण, ऑप्शन बी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक सेवा के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार का नाम क्या है। ऑप्शन ए एम एस शुभम लक्ष्मी, ऑप्शन बी हो जाएगा भीमसेन जोशी, ऑप्शन सी जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी बिस्मिल्लाह खां। आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो हम बात करते हैं रैमन मैग्सेस पुरस्कार के बारे में। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है और इसकी स्थापना 1857 में की गई थी। ये पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस की याद में दिया जाता है। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो चलिए देखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए एम एस सुब्रम लक्ष्मी। ऑप्शन ए वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन सी पवनें एशियाई महाद्वीप में हिमालय की उत्तरी अक्षांशों पर तिब्बती उच्च भूमि के लगभग समांतर में चलती हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा व्यापारिक पवनें, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम पवनें, ऑप्शन सी हो जाएगा छह धाराएं, ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम पवनें। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। जेठ धाराएं के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ये धाराएं क्षोभ मंडल में उच्च ऊंचाई 12,000 मीटर ऊपर की पश्चिमी हवाओं में एक संकीर्ण पट्टी है। उष्णकटिबंधीय जेड 30 डिग्री अक्षांश रेखा के आसपास स्थित है। तो देखते हैं हिमालय के उत्तरी अक्षांश पर तिब्बती उच्च भूमि के लगभग समांतर में चलती हैं कौन सी। तो ये हो जाएंगी जेठ धाराएं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रमन अपने वाहन में
पश्च दर्पण का प्रयोग करना चाहता है, इसके लिए उसे किस प्रकार का दर्पण चुनना चाहिए? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी हो जाएगा बेलनाकार दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी अवतल दर्पण। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये दर्पण दूर की वस्तुओं की व्यापक स्पष्ट छवि प्रदान करता है और सीधी आभासी पूर्ण आकार की छोटी प्रतिबिंब प्रदान करती हैं। तो चलिए देखते हैं इसके लिए उसे किस प्रकार का दर्पण चुनना चाहिए। तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस नेता के मौलिक विचारों पर हुई थी? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी हो जाएगा लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी वी आर शिंदे, ऑप्शन डी हो जाएगा चित्ररंजन दास। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस नेता के मौलिक विचारों पर हुई थी? तो देखते हैं, हम बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। इन्होंने रोनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1905 में हुई थी। तो देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा हिल स्टेशन मेथिरान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी हो जाएगा तमिलनाडु में। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है, हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के कुछ हिल स्टेशन देखते हैं, लोनावाल, खांडला और देखते हैं कौमा, महाबलेश्वर और पंचगनी, लावाशा। तो हिल स्टेशन मेथरॉन किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हो जाएगा नई दिल्ली में, ऑप्शन बी प्रयागराज में, ऑप्शन सी हो जाएगा हैदराबाद, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी कहाँ स्थित है? तो हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के बारे में। तो इसकी स्थापना 1935 में कलकत्ता में हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। अन्य संस्था और उनकी स्थापना तिथि देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय तो ये हो जाएगा बेंगलुरु में, और अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का हो जाएगा नई दिल्ली में, और भारतीय विज्ञान संस्था ये हो जाएगा बेंगलुरु में। तो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? ऑप्शन ए हो जाएगा 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी हो जाएगा 10, ऑप्शन डी 15। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था और संविधान सभा का विचार 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो ये थी 15, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में स्थित बांध की पहचान करें। ऑप्शन ए गांधी सागर बांध, ऑप्शन बी मेटूर बांध, ऑप्शन सी हो जाएगा तिलैया बांध, ऑप्शन डी रिहंद बांध। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो हम देख लेते हैं कुछ बांध किस राज्य में है और किस नदी पे। तो गांधी सागर बांध ये चंबल नदी मध्य प्रदेश में है, और तिलैया बांध कोनार नदी झारखंड में है, और मेटूर बांध कावेरी नदी तमिलनाडु में है, और रिहंद नदी उत्तर प्रदेश में है। दक्षिण भारत में स्थित बांध की पहचान करें। तो दक्षिण भारत में मेटूर बांध स्थित है, ऑप्शन
बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल झील रेड लेक कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जापान में, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन डी चीन। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो देख लेते हैं कुछ झीलें। यूएसए में एबर्ट, ओर्टिया, रिया, एरी, मिगी- मिशिगन। और भारत में देख लेते हैं चिल्का झील, सांभर, सॉल्ट झील, लोक झील, लोटक झील, वूलर झील। और कनाडा में देख लेते हैं वेस्टर्न झील और वानीगंज झील। तो लाल झील कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है यूके में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय में सियाचिन है। ऑप्शन ए एक ग्लेशियर है, ऑप्शन बी एक राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन सी हो जाएगा एक बांध है, ऑप्शन डी एक झील है। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो हम बात करते हैं सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। तो सियाचिन ग्लेशियर सियाचिन के पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है। ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। नुब्रा नदी का उद्गम सियाचिन ग्लेशियर से होता है और ये नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। तो हिमालय में सियाचिन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमालय में सियाचिन एक ग्लेशियर है। ऑप्शन ए वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत परीक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा 5 सितंबर, ऑप्शन बी 16 सितंबर, ऑप्शन सी हो जाएगा 22 सितंबर, ऑप्शन डी 18 सितंबर। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो हम बात करते हैं ओजोन परत संरक्षण के बारे में। तो ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की किरणों के हानिकारक भागों से बचाती है और इस तरह से ये इस ग्रह पर जीवन के संरक्षण में मदद करती है। तो ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था तब प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए हो जाएगा चरण सिंह, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी हो जाएगा इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू जी। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक के अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था तब प्रधानमंत्री कौन थे? तो देख लेते हैं संपत्ति के अधिकार के बारे में। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से 44वें संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था और अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था। तो तब प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे मोरारजी देसाई। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालिंजर किला जो मध्यकाल में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी हो जाएगा पंजाब में, ऑप्शन डी हो जाएगा सिंह। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। कालिंजर किला जो मध्यकाल में दृष्टि से महत्वपूर्ण था कहाँ स्थित है? तो हम बात करते हैं कालिंजर किला के बारे में। ये चंदेलों द्वारा निर्मित कालिंजर का मुख्य आकर्षक चंदेल शासक परमादित्य द्वारा निर्मित नीलकंठ मंदिर है। तो ये स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महान कवि और मानवतावादी लेखक रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? ऑप्शन ए पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 में, ऑप्शन बी हो जाएगा कामगाट मारू 1914 में, ऑप्शन सी बंगाल विभाजन 1905 में, ऑप्शन डी जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो हम बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में।
तो देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में 1919 में ब्रिटिश सरकार को अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो देखते हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अनंत आर कृष्णन एक प्रसिद्ध वादक हैं। ऑप्शन ए सितार के, ऑप्शन बी संतूर के, ऑप्शन सी हो जाएगा बांसुरी के, ऑप्शन डी हो जाएगा मृदंगम। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। अनंत आर कृष्णन मृदंगम से जुड़े एक संगीतकार हैं। मृदंगम दा भारत का एक शास्त्रीय तालवाद्य है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया था? ऑप्शन ए हो जाएगा 1915 में, ऑप्शन बी 1919 में, ऑप्शन सी हो जाएगा 1921 में, ऑप्शन डी 1924 में। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो हम बात करते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। तो रॉलेट एक्ट को पारित 6 फरवरी 1919 में किया गया था। इस एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। इसे मूनटिंग चेम्सफोर्ड सुधार से जाना जाता है। तो रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, तो ये पारित किया गया था 1919 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? ऑप्शन ए हो जाएगा मीराबाई चानू, ऑप्शन बी मैरी कॉम, ऑप्शन सी पीवी सिंधु, ऑप्शन डी लवलीना। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। हम बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक के बारे में। टोक्यो 2020 ओलंपिक खेल 23 जुलाई से 18 अगस्त 2021 के बीच हुए थे। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते थे। टोक्यो ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो ये जीता था मीराबाई चानू ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य में शासन करने वाले प्रथम राजवंश का नाम क्या था? ऑप्शन ए शिशुनाग वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी हर्यक वंश, ऑप्शन डी नंद वंश। तो हम बात करते हैं हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश की स्थापना बिम्बसार ने की थी। बिम्बसार ने 544 ईस्वी से 492 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। बिम्बसार को भारत का पहला सम्राट माना जाता था। और हम बात करते हैं मगध की राजधानी पहले राजगृह थी। तो मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश का नाम क्या था? तो ये था हर्यक वंश। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन युग्म गलत है? ऑप्शन ए बहुमूल्य धातु प्लेटिनम, ऑप्शन बी हो जाएगा अलोह धातु लोहा, ऑप्शन सी अधातु लेड, ऑप्शन डी हो जाएगा लोह धातु लोहा। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो देखते हैं लोहा के बारे में। लोहा पदार्थ वे धातु हैं जिसमें घटक होता है अलोह धातु जिसमें लोहा शामिल नहीं होता है, जैसे कि तांबा, रजत, निकेल, शीशा, टीन आदि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अधातु लेड। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY किस वर्ष में शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 2014 में, ऑप्शन बी 2016 में, ऑप्शन सी 2017 में, ऑप्शन डी 2015 में। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो हम बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में। तो ये योजना वित्त मंत्रालय में 2016 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य कल्याण को बढ़ावा देना और आपातकालीन स्थितियों के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करना।
तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 2016 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365, एमएस एक्सेल 365 में संपूर्ण वर्कशीट को प्रिंट करते समय डिफॉल्ट होता है। ऑप्शन ए संपूर्ण वर्कबुक, ऑप्शन बी ऑल सीट, ऑप्शन सी हो जाएगा सेल्स डेज रेंज, ऑप्शन डी एक्टिव सीट। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। एमएस एक्सेल 365 में वर्कशीट को प्रिंट करते समय डिफॉल्ट इंडेक्स एक्टिव सीट होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक्टिव सीट। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पेरिस पैरालंपिक 2024 में बैडमिंटन मैन सिंगल्स SL3 में किसने गोल्ड मेडल जीता? ऑप्शन ए प्रमोद भगत, ऑप्शन बी हो जाएगा भगत, ऑप्शन बी हो जाएगा नीतीश कुमार, ऑप्शन सी सुहास यथिराज, ऑप्शन डी मनोज सरकार। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो चलिए देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीतीश कुमार। ऑप्शन बी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता था। ये भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और पेरिस फ्रांस की राजधानी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन 1978 में भारत के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन ए गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी हो जाएगा चरण सिंह, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो देखते हैं, 1978 में भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत के पहले कांग्रेस प्रधानमंत्री थे। वे प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले सबसे उम्र राज व्यक्ति थे। मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस संगठन की स्थापना 1885 में हुई थी? ऑप्शन ए मुस्लिम लीग, ऑप्शन बी हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया संगठन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है किस संगठन की स्थापना 1885 में हुई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में स्थापित रूप राजनीतिक पार्टी थी। और हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो किस संगठन की स्थापना 1885 में हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की छठी अनुसूची में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल है? ऑप्शन ए नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो हम बात करते हैं छठी अनुसूची के बारे में। तो ये अनुसूची भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के अनुसार असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान शामिल हैं। तो छठी अनुसूची में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल है? तो ये शामिल है मिजोरम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अली अकबर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? ऑप्शन ए सारंगी, ऑप्शन बी हो जाएगा मंजीरा, ऑप्शन सी हो जाएगा सरोद, ऑप्शन डी वीणा। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो चलिए देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरोद से। भारत में प्रसिद्ध सरोद वादक देखते हैं, अली अकबर खां थे और अलाउद्दीन खां, अमजद अली खां और बुद्धदेव दास गुप्ता, बहादुर खान और शरण रानी जरिंदर शर्मा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी हवा से नहीं फैलती है? ऑप्शन ए क्षय रोग, ऑप्शन बी हो जाएगा हैजा, ऑप्शन सी निमोनिया, ऑप्शन डी हो जाएगा साधारण जुकाम। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है।
विवीरियो कॉलरी नामक जीवाणु से दूषित भोजन खाने या पानी पीने से होता है। निमोनिया फेफड़ों की एक गंभीर बीमारी जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो कौन सी बीमारी हवा से नहीं फैलती है? तो ये हो जाएगी हैजा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।